आज की इस गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज का विषय वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। तो आज हमारा जो मिशन है ना, वो सीधे तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, दुनिया भर में चल रही जो भू राजनीतिक हलचल है और हमारे निवेश पोर्टफोलियो के उस उलझे हुए कनेक्शन को डीकोड करना है। और हमारे पास जो रिसर्च और डेटा है आज, वो वॉर, वेल्थ एंड द गोल्डन शील्ड नाम के एक बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण से लिया गया है। सही कहा। देखिए, बाजार में इस वक्त एक चर्चा बहुत जोरों पर है। ईरान और मिडिल ईस्ट में जो तनाव लगातार एक नए चरण में जा रहा है, उसका वैश्विक वित्तीय बाजारों पर क्या असर होगा? क्या इन झटकों के बीच सोना सच में 80,000 का स्तर पार कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे जरूरी बात कि ऐसे अस्थिर माहौल में एक स्मार्ट एसेट एलोकेशन रणनीति क्या होनी चाहिए। दुनिया के एक हिस्से में कोई राजनीतिक ट्रिगर दबता है और उसका सीधा असर हजारों किलोमीटर दूर किसी के इक्विटी पोर्टफोलियो पर पड़ता है। यही तो ग्लोबल कैपिटल फ्लो का असली खेल है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही खास बात, अगर आप चाहते हैं कि हम रोज गोल्ड, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट पर अपडेट दें, तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें गोल्ड 2026 टारगेट क्या होगा। तो चलिए अब इस डेटा संचालित विषय की गहराई में उतरते हैं। जरूर, लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले एक बुनियादी सिद्धांत को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। वो निष्पक्षता वाली बात ना? बिल्कुल। हम यहाँ जो भी डेटा डिकोड कर रहे हैं, उसका उद्देश्य किसी भी भू राजनीतिक संघर्ष या विदेश नीति में किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हमारा नजरिया पूरी तरह से अकादमिक और तटस्थ है। एकदम सही। हमारा काम सिर्फ स्रोत सामग्री और ऐतिहासिक डेटा के आधार पर यह समझना है कि इन घटनाओं का कैपिटल मार्केट्स और एसेट प्राइसिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संस्थागत निवेशक और केंद्रीय बैंक संकट के समय कैसे काम करते हैं, हम बस उन्हीं डेटा पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो अगर हम ऐतिहासिक डेटा के आधार पर सोने के व्यवहार को देखें, वॉर, वेल्थ एंड द गोल्डन शील्ड के डेटाबेस के अनुसार अगर हम साल 2020 की वैश्विक महामारी और 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध के आंकड़े देखें, तो वो बहुत कुछ बयां करते हैं। दोनों ही क्राइसिस में हमने देखा कि संस्थागत पूंजी बहुत तेजी से रिस्क ऑन एसेट से निकलकर, मतलब इक्विटी से निकलकर सीधे सोने की तरफ शिफ्ट हुई। हाँ, ये सिर्फ रिटेल निवेशकों के डर का नतीजा नहीं था, ये बड़े फंड हाउसेस की पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का हिस्सा था। और अगर हम उस डेटा को थोड़ा माइक्रो लेवल पर देखें, तो ये इस बात की बहुत अच्छी केस स्टडी है कि सिस्टेमिक रिस्क कैसे एसेट प्राइसिंग को बदलता है। 2020 में जब सप्लाई चेन अचानक रुक गई, तो शुरुआत में एक लिक्विडिटी क्रंच आया था। लेकिन जैसे ही केंद्रीय बैंकों ने क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू की, ब्याज दरों को शून्य के करीब ला दिया, तो फिएट करेंसी की ताकत पर सवाल उठने लगे। और उस समय कैपिटल फ्लाइट का सबसे स्वाभाविक गंतव्य सोना ही था, क्योंकि सोने की सप्लाई को कोई भी सरकार या बैंक प्रिंट करके नहीं बढ़ा सकता। और 2022 का रूस यूक्रेन ट्रिगर तो इससे भी बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट लेकर आया। बिल्कुल। उस समय सिर्फ महंगाई का डर नहीं था, विदेशी मुद्रा भंडार के वेपनाइजेशन का डर पैदा हो गया था। मतलब देशों को लगने लगा कि उनके रिजर्व सुरक्षित नहीं है। हाँ, और रिसर्च दिखाती है कि 2022 के बाद से चीन के पीबीओसी और कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने अपने रिजर्व में डॉलर का हिस्सा कम कर दिया और आक्रामक रूप से सोने की खरीदारी शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट था, जिसने सोने की कीमतों के लिए एक बहुत मजबूत फ्लोर तैयार कर दिया। यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स की असली तस्वीर साफ होती है। जब दुनिया के सबसे बड़े खरीदार यानी खुद केंद्रीय बैंक अनिश्चितता से बचने के लिए सोना जमा करने लगे, तो बाजार में एक स्ट्रक्चरल बुल रन की नींव पड़ी जाती है। देखिए, इक्विटी बाजार हमेशा भविष्य की कमाई और कॉर्पोरेट अर्निंग्स की उम्मीदों पे चलते हैं। लेकिन जब कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आता है, कोई ऐसा भू राजनीतिक संकट जिसके बारे में किसी ने सोचा ना हो, तो वे सारे अनुमान ध्वस्त हो जाते हैं। कैश फ्लो का कोई मॉडल काम नहीं करता। ऐसे में बड़े फंड मैनेजर्स कैपिटल प्रिजर्वेशन मोड में आ जाते हैं। उन्हें ऐसी संपत्ति चाहिए होती है जिसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क न हो। और सोना सदियों से बिना किसी बैलेंस शीट के अपना मूल्य बनाए हुए है, वो पोर्टफोलियो डिफेंस का सबसे अहम टूल बन जाता है। अब अगर इस स्ट्रक्चरल समझ को हम आज के ईरान और मिडिल ईस्ट के परिदृश्य पर लागू करें, तो समीकरण काफी अस्थिर नजर आते हैं। रिसर्च इस तनाव को एक बहुत बड़ा ग्लोबल मैक्रो शॉक के रूप में देखती है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है और ये एक क्षेत्रीय युद्ध बनता है,
तो बाजारों के लिए सबसे पहला चोक पॉइंट क्या होगा? डेटा तो स्पष्ट रूप से ऊर्जा बाजारों की ओर इशारा करता है। ऊर्जा बाजार इस पूरे शॉक का सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है। इसे ऐसे समझिए, मिडिल ईस्ट ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई का नर्व सेंटर है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग बाधित होते हैं तो क्रूड ऑयल का महंगा होना तय है। लेकिन बात सिर्फ क्रूड तक नहीं रुकती। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो ग्लोबल फ्रेट रेट्स और लॉजिस्टिक्स की लागत भी अचानक बढ़ जाती है। और ये एक ऐसा इनपुट कॉस्ट है जो हर सेक्टर के मार्जिन को हिट करता है, चाहे वो एफएमसीजी हो या मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल। और जब हर सेक्टर की इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनियों के पास अपने उत्पाद की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मतलब अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से सप्लाई साइड की महंगाई, या जिसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो वापस आ सकती है। और ये उन केंद्रीय बैंकों के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा जो अभी ब्याज दरों में कटौती की योजना बना रहे थे। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जाता है तो बैंक ब्याज दरों को कम नहीं कर पाएंगे। हायर फॉर लॉन्गर रेट्स, इसका सीधा मतलब है कि कॉर्पोरेट उधारी महंगी बनी रहेगी, कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ पर दबाव पड़ेगा। और दूसरी तरफ महंगाई आम आदमी की खर्च करने की क्षमता को कम कर देगी। ये वो परफेक्ट स्टॉर्म है जहां आर्थिक ग्रोथ धीमी हो जाती है और महंगाई ऊंची बनी रहती है, जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और ऐतिहासिक डेटा गवाह है कि स्टैगफ्लेशन के माहौल में इक्विटी बाजार बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं। ऐसे परिदृश्य में जब इक्विटी वैल्यूएशन सिकुड़ रहा हो, बॉन्ड मार्केट में अस्थिरता हो, तो पोर्टफोलियो को हेज करने का दबाव बहुत बढ़ जाता है। और यही वो जटिल गणित है जिसके बीच सोने की मांग में भारी उछाल आ सकता है, जो उस 80,000 के स्तर को एक तार्किक संभावना बना देता है। जब संस्थागत पैसा रिस्क मैनेजमेंट के तहत सोने में आता है तो मोमेंटम बहुत तेज होता है, और यहाँ सट्टेबाज भी सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, मोमेंटम ट्रेडर्स, वो देखते हैं कि फंडामेंटल्स सोने के पक्ष में हैं। तो फ्यूचर और ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशंस बढ़ने लगती हैं, जो स्पॉट प्राइस को और तेजी से ऊपर धकेल देती हैं। ये तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। ग्लोबल मार्केट का ये गणित तो समझ में आ गया। लेकिन वॉर, वेल्थ एंड द गोल्डन शील्ड में भारत को लेकर जो विश्लेषण है वो सबसे ज्यादा अहम है। बिल्कुल। भारतीय निवेशकों के लिए ये सिर्फ एक कमोडिटी प्ले नहीं है, ये एक डबल इफेक्ट का खेल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो होता है वो भारत आते आते एक अलग ही रूप ले लेता है। तो ये दोहरी मार कैसे काम करती है, इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना बहुत जरूरी है हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए, भारत एक नेट इंपोर्टर देश है। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है। जब वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ जाता है। ज्यादा आयात बिल का मतलब है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भुगतान करने के लिए ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, और इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD चौड़ा होने लगता है। और जब डॉलर की मांग अचानक इतनी बढ़ जाती है तो विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने लगता है। और यहीं से शुरू होता है वो डबल इफेक्ट। मान लीजिए, भू राजनीतिक तनाव के कारण इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दाम 5% बढ़ गया, क्योंकि निवेशक उसे ग्लोबल सेफ हेवन के रूप में खरीद रहे हैं। लेकिन उसी तनाव और महंगे तेल के कारण भारत का रुपया भी डॉलर के मुकाबले 3% कमजोर हो गया। तो भारतीय बाजार में बैठे किसी निवेशक के लिए गणित एकदम बदल गया। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े हुए वो 5% तो चुकाने ही हैं, साथ ही डॉलर खरीदने के लिए पहले से 3% ज्यादा रुपए भी देने पड़ रहे हैं। इन दोनों का प्रभाव जुड़कर भारतीय बाजार में सोने की कीमत में लगभग 8% का रातों रात उछाल ला सकता है। यही वो डबल इफेक्ट है जो ग्लोबल शॉक को भारत में एम्प्लीफाई कर देता है। ये बहुत ही शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है। इसका मतलब है कि भारत में सोना खरीदने वाला सिर्फ एक कमोडिटी नहीं खरीद रहा, वो अनजाने में ही डॉलर के मुकाबले रुपए के डेप्रिसिएशन के खिलाफ एक हेज भी ले रहा है। ऐतिहासिक रूप से भी देखें, जब भी वैश्विक संकट आए हैं, रुपए ने गिरावट देखी है और भारतीय बाजारों में सोने ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी बेहतर रिटर्न दिया है। इसीलिए स्थानीय बाजारों में कीमतें इतनी जल्दी उन ऊंचे स्तरों को छूने लगती हैं। इस दोहरे प्रभाव को समझना ही एक स्मार्ट निवेश रणनीति की पहचान है। ये एक करेंसी हेज है, इन्फ्लेशन हेज है और जियोपॉलिटिकल हेज है, तीनों एक साथ। बिल्कुल। लेकिन इन सब मैक्रो फैक्टर्स और 80,000 के अनुमानों को देखकर किसी भी इंसान का फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का शिकार होना बहुत स्वाभाविक है। जब रोज खबरों में तनाव की बातें हों और कीमतें भाग रही हों तो पैनिक बाइंग का माहौल बन ही जाता है। रिसर्च भी इस बात पर बहुत जोर देती है कि ऐसी अस्थिरता के बीच निवेश का निर्णय
भावनाओं से नहीं होना चाहिए। एकदम ठंडे और कैलकुलेटेड दिमाग से होना चाहिए। तो एक अनुशासित निवेशक इस वोलेटिलिटी को कैसे नेविगेट कर सकता है? इसका सबसे पहला नियम है मैक्रो न्यूज़ फ्लो और पोर्टफोलियो एक्शन के बीच दूरी बनाना। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो भू राजनीतिक घटनाक्रम बहुत अप्रत्याशित होते हैं। बाजार हर नई हेडलाइन पर ओवर रिएक्ट करता है। हो सकता है तनाव बढ़ने की खबर पर सोना 3% उछल जाए और अगले दिन किसी कूटनीतिक बातचीत की खबर पर 2% गिर जाए। अगर कोई फोमो में आकर अपना सारा पैसा एक साथ लगा देता है तो वो बहुत बड़े ड्रॉडाउन का जोखिम उठा रहा है। टाइमिंग द मार्केट बहुत खतरनाक खेल है, खासतौर पे न्यूज ड्रिवन एसेट क्लास में। इसीलिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति सबसे बेहतर मानी जाती है। जब बाजार न्यूज के कारण ओवरहीट हो तब खरीदारी से बचना चाहिए। जब बाजार शांत हो, कीमतों में स्वाभाविक करेक्शन आए, तब थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए। और निवेश किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए किया जा रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, स्रोत सामग्री में एसेट एलोकेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट के चुनाव पर बहुत ठोस गणित दिया गया है। जब कोई फिजिकल गोल्ड खरीदता है, जैसे गहने या सिक्के, तो रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा शुरुआत में ही खत्म हो जाता है। मेकिंग चार्जेस, 3% जीएसटी, फिर उसे लॉकर में सुरक्षित रखने का खर्च। ये सब मिलाकर लागत को स्पॉट प्राइस से काफी ऊपर ले जाते हैं। निवेशक पहले दिन से ही नुकसान में रहता है। यहीं पर वित्तीय नवाचार काम आते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी और गोल्ड ईटीएफ सबसे बेहतरीन है। ईटीएफ आपको लिक्विडिटी देते हैं, आप स्पॉट प्राइस के करीब खरीद या बेच सकते हैं। और एसजीबी का गणित तो और भी दिलचस्प है। एसजीबी में सोने की कीमतों में उछाल का फायदा तो मिलता ही है। सरकार हर साल निवेश की गई रकम पर 2.5% का निश्चित ब्याज भी देती है। अगर नजरिया 5 से 8 साल का है तो ये अतिरिक्त ब्याज कंपाउंड होकर बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। और मैच्योरिटी पे कैपिटल गेन्स पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। मतलब एसजीबी का प्रदर्शन फिजिकल गोल्ड से कहीं बेहतर साबित होता है। लेकिन एसेट एलोकेशन को लेकर एक सख्त अनुशासन भी जरूरी है। स्रोत के अनुसार पूरे पोर्टफोलियो का केवल 10 से 15% हिस्सा ही गोल्ड में होना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर एसेट सुरक्षित है और बढ़ने के चांसेस हैं तो ज्यादा पैसा क्यों ना लगाएं। इसके पीछे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तर्क है ना। बिल्कुल, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी यही कहती है सोना एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। ये कोई बिजनेस नहीं है जो नए प्रोडक्ट बनाएगा या डिविडेंड देगा। इसका काम आपके पोर्टफोलियो को ब्लैक स्वॉन इवेंट्स और महंगाई से बचाना है। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो कैपिटल ऐसे एसेट में लॉक हो जाता है जो आर्थिक विस्तार के दौर में इक्विटीज जितना वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। आपको अपने पोर्टफोलियो का बीमा करवाना है, लेकिन सारी पूंजी सिर्फ बीमा खरीदने में नहीं लगानी। 10 से 15% एलोकेशन ये पक्का करता है कि जब इक्विटी बाजार गिरे तो सोने का उछाल नुकसान को कुशन कर दे। और जब हालात सामान्य हो तो बाकी का 85% हिस्सा वेल्थ क्रिएशन का काम करता रहे। जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाने का यही सबसे सही तरीका है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मिडिल ईस्ट का तनाव एक वास्तविक मैक्रो रिस्क है। इससे सप्लाई चेन और महंगाई के जरिए पूरी दुनिया के बाजार प्रभावित हो सकते हैं और ऐसे में गोल्ड की कीमतों में अपवर्ड बायस दिखना तय है। लेकिन घबराहट में की गई खरीदारी काम नहीं आएगी। सोची समझी रणनीति ही लंबे समय में काम आती है। इस बेहतरीन विश्लेषण को समेटते हुए हम वॉर, वेल्थ एंड द गोल्डन शील्ड की उस बात को दोहराना चाहेंगे। न्यूज साइकिल और भू राजनीतिक घटनाएं भावनाओं पर चलती हैं, लेकिन सफल निवेश रणनीति हमेशा ठंडे दिमाग, डेटा और रिस्क मैनेजमेंट से चलनी चाहिए। अनुशासन ही सबसे बड़ी ढाल है। और अब इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार जो हमें आगे की सोचने पर मजबूर करता है। आज जिस तरह से अर्थशास्त्र और भू राजनीति उलझ गए हैं और केंद्रीय बैंक खुद सबसे बड़े खरीदार बन बैठे हैं, क्या ये संकेत है कि निवेश के पारंपरिक प्रतिमान हमेशा के लिए बदल रहे हैं? ग्लोबल सप्लाई चेन्स के इस रीअलाइनमेंट को देखते हुए क्या हमें अपना पोर्टफोलियो निर्माण का नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा? और इन सारे बदलते समीकरणों के बीच वो गोल्ड 2026 टारगेट वास्तव में क्या हो सकता है? क्या हम एक ऐसे सुपर साइकिल की शुरुआत देख रहे हैं जिसकी कल्पना पुराने मॉडल्स ने भी नहीं की थी? ये खुला सवाल है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेटा और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अर्थव्यवस्था और बाजार की ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपने वित्तीय फैसले हेडलाइंस पर नहीं, लॉजिक और डेटा के आधार पर लेते रहें।